नेपाल क्रिकेट टीम को फास्ट बॉलिंग कोच चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं बॉलिंग कोच पर बात करने वाला हूं तो आप गलत सोच रहे हो, और ये टॉपिक क्यों लिखा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले थैंक यू संदेश पाठक, आपने पिछले वाली वीडियो पर जो कमेंट किया उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ी सी थिंकिंग लगाई उसमें, और मुझे लगा कि यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्योंकि संदेश ने पिछली वीडियो जहां पर मैंने हेड कोच स्टुअर्ट लॉ के बारे में बात की, जहां पर मैंने कैन की सीरियसनेस को लेकर बात किया, उन्होंने एक सिंपल सा कमेंट लिखा। उन्होंने लिखा कि ब्रो नेपाल को फास्ट बॉलिंग कोच चाहिए। अब भाई ये सिंपल सा कमेंट था, लेकिन अगर इसके आगे आप वाई लगा दो कि नेपाल को फास्ट बॉलिंग कोच क्यों चाहिए, तो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे जवाब आएंगे। और जब मेरे दिमाग में जवाब आए तो फिर एक अच्छी डिस्कवरी हुई, और वही डिस्कवरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जिस तरह से संदेश ने कमेंट किया, सबसे पहले संदेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरा अपनी राय मुझे बताते हुए जाना जिस टॉपिक पर फिलहाल मैं बात करने वाला हूं। और टॉपिक का सिंपल सा जो एंगल है वो ये है कि नेपाल के पास दो परमानेंट पेसर्स हैं और बाकी टेम्पररी पेसर्स हैं। तो नेपाल को फास्ट बॉलिंग कोच इसलिए चाहिए क्योंकि नेपाल के पास स्किल सेट बहुत सारा है, बट कोई भी उसको देखने वाली आंख नहीं है, उसको देखने वाले लोग नहीं है, उसकी केयर करने वाले लोग नहीं है। एंड दैट इज द मेन रीजन कि इस टाइम पर नेपाल जो है ना वो ग्रो बड़ा स्लोली कर रहा है। बिकॉज भाई आपने दो को तो परमानेंट कर रखा है, बट उसके अलावा जो है उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब मैं आपके सामने कुछ नाम भी रखता हूं, आपके सामने कुछ इंसिडेंट भी रखता हूं, और फिर मुझे आप बताना कि क्या मेरा एंगल सही भी है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने कुछ नाम: किशोर महतो, नंदन यादव, प्रतीश जीसी, आकाश चंद, कमाल सिंह आयरी, रिजान धाकल। वो रिजान धाकल जिनके बारे में इरफान पठान ने कमेंट किया था जब अभी एनपीएल की वीडियोस निकली थी, कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उसमें से एक वीडियो इरफान पठान तक पहुंची थी रिजान धाकल की। उन्होंने लिखा था बजाते कि इंप्रेसिव। सो इरफान पठान रिजान धाकल से इंप्रेस होते हैं। रिजान धाकल जब गेंदबाजी करने जाते हैं सुहेल तनवीर के साथ तो जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। वही आप देखो जब प्रतीश जीसी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे महान फॉर्मर प्लेयर के सामने हांगकांग सिक्सर्स में गेंदबाजी करते हैं तो भाई उनकी बॉल एकदम क्या लहर रही होती है। लेकिन यही सेम गेंदबाज जब नेपाल की टीम में आते हैं, या फिर यही सेम गेंदबाज जब नेपाल में गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा दिन दिखते नहीं है। एक मैच, दो मैच, तीन मैच, और फिर वो टेम्पररी बॉलर बने रहते हैं। दो परमानेंट बॉलर्स हैं, जहां पर आपने एक तरफ सोमपाल कामी को बनाया है, दूसरी तरफ करण केसी, और इनसे कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छे बॉलर्स हैं, ये काम लगातार कर रहे हैं। और आप इन पर क्यों सवाल उठाओगे जब वो टीम में परमानेंट जगह बनाकर? सवाल उन पर उठाओ कि भाई आगे जो प्लेयर्स हैं उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। चाहे तो रोहित पौडेल सवाल उठाओ, या तो जो कोच है उनसे सवाल उठाओ, या अगर सिलेक्शन कमेटी कोई बनी उनसे सवाल उठाओ कि भैया और जो प्लेयर्स हैं उनका क्या। तो सबसे पहले आपके सामने एक नाम रखता हूं, किशोर महतो। किशोर महतो जो हैं वो आते हैं एनपीएल में जनकपुर बोल्ट्स की तरफ से, काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, और सब कहते हैं कि भाई अब तो किशोर महतो टीम में आ रहे हैं। बिकॉज किशोर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जबरदस्त है। किशोर महतो वॉज द ओनली नेपाली फास्ट बॉलर जो कि एनपीएल के बॉलिंग वाली लिस्ट में टॉप 5 में था। टॉप 5 में चाहे तो बाहर के पेसर्स थे या तो फिर स्पिनर्स थे, और अगर कोई फास्ट बॉलर था नेपाल का तो उसका नाम था किशोर महतो, जिसने 10 मैच में 14 विकेट ली थी। उसकी इकोनॉमी 8 की थी और बेस्ट उसका 4 for 35 था। आप अगर देखोगे टी20 के पर्सपेक्टिव से 4 for 35 इज अ वेरी गुड नंबर। 8 की इकोनॉमी इज ऑल्सो गुड, 10 मैच में 14 विकेट इज ऑल्सो गुड। सो जिसने अच्छी गेंदबाजी, इनफैक्ट जिसने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी, उसको आपने टीम में लाने के लिए सोचा नहीं। और पहले भी हमने देखा है कि प्लेयर्स जो है वो आते जाते रहते हैं। खैर, आपने नंदन को जगह दे दी, अच्छा लगा हमें देखकर, क्योंकि नंदन ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी। इनफैक्ट नंदन जब नेपाल के लिए खेल रहे हैं तब भी उन्होंने 4 मैच में 6 विकेट लिया, और वो क्रूशल 37 रन मारा जो मैच नेपाल ऑलमोस्ट जीत गया। लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि नंदन भी टीम में बने रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। आप देखिए प्रतीश जीसी। प्रतीश जीसी 10 टी20 खेलते हैं, 3 ओडीआई खेलते हैं बस। प्रतीश जीसी ने आज तक 10 टी20 और 3 ओडीआई खेला है। उसके बाद किशोर महतो ने 2 ओडीआई खेला है, एक भी टी20 नहीं खेला है। उसके बाद कमाल सिंह आयरी ने 3 ओडीआई खेला है और 10 टी20 खेला, हालांकि 10 में 15 विकेट जरूर है उनके पास। फिर उसके बाद आकाश चंद 2 ओडीआई, 3 टी20, रिजान धाकल 7 टी20 और फिर 3 ओडीआई। वहीं अगर आप सोमपाल कामी और करण केसी की तरफ देखते हैं, सोमपाल कामी 61 ओडीआई, 78 टी20, करण केसी 57 ओडीआई, 78 टी20। मतलब ये दो प्लेयर जो हैं ये 50, 60, 70, 80 मैचेस एक एक फॉर्मेट में खेल चुके हैं। दोनों को मिलाकर के ये 100, 150 मैच खेल चुके हैं। वहीं अगर आप बाकी बॉलर्स की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं 2 टी20, 2 ओडीआई, 5 टी20, 0 टी20, 5 ओडीआई, 1, 2, 3, 4, मतलब सिंगल डिजिट्स तो आगे कोई बढ़ा ही नहीं है। बहुत से बहुत 10 टी20 खेल लिया किसी ने। तो आप खुद बताओ कि एक तरफ दो बॉलर्स हैं जो इतने सारे मैच खेल रहे हैं, जो लगातार खेल रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई सवाल ही नहीं है, मैं पहले भी कह दिया। लेकिन इधर वालों का क्या?
भाई ये जो स्किल सेट है ये क्या हो रहा है, तो वेस्ट हो रहा है ना। और यही रीजन है, जो संदेश ने कमेंट किया था, यही रीजन है कि नेपाल के पास स्किल्स है लेकिन उसको देख कोई नहीं रहा है। नेपाल के पास बॉलर्स हैं जो जब सुहेल तनवीर के साथ आकर रिजान धाकल बॉलिंग करते हैं तो लगता है यार रिजान धाकल नहीं रिजान धाकड़ हो गए, कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहे, पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। और क्या जबरदस्त जोड़ी बनी है सुहेल तनवीर और रिजान धाकल की, कि मजा आ रहा है देख करके। फिर शिखर धवन नंदन यादव की तारीफ करते हैं, खैर नंदन को टीम में जगह मिल गई, लेकिन कब, वही सेम बात की, कब तक टीम में रहेंगे आपको इस बात की गारंटी नहीं, बिकॉज और भी प्लेयर्स थे जो टीम में आए थे लेकिन वो आए राम गए राम वाला हिसाब किताब बना रहा। और बोहरा आते हैं टीम में तो उनको फुल टॉस किंग कहकर यू बताते वीडियो आती है कि अपनी टीम में उनको फुल टॉस किंग कहकर चिढ़ा रहे हैं। खैर वो टीम की बातों में मजाक होता रहता है, लेकिन फिर भी कोई टीम में रुकता नहीं है, सारी कहानी है टीम में कोई रुकता नहीं है। टीम में दो प्लेयर रुकते हैं और इसी वजह से इस टाइम पर नेपाल को बॉलिंग कोच चाहिए, क्योंकि भैया जब तक बॉलिंग कोच नहीं आएगा वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेगा प्लेयर्स रुकेंगे नहीं। जो अच्छे अच्छे आपके पास प्लेयर हैं, किशोर जैसे, नंदन जैसे, रिजान धाकल जैसे, प्रतीश जीसी जैसे, वो बस आएंगे। एक आप 2 मैच में किसी को क्या समझ सकते हो यार, आप 3 मैच में किसी को क्या समझ सकते हो, 4 मैच में किसी को क्या समझ सकते हो। मतलब आप कुछ तो टाइम दोगे ना उनको, कुछ तो स्पेस दोगे ना उनको। अगर वो पीएम कप में अच्छा करते हैं तब भी उनको मौका मिलता है, नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो 1-2 मैच का मौका मिलता है, 1-2 मैच के बाद उनकी छुट्टी कर दिया, किसी मैच में उन्होंने 7 की इकोनॉमी से रन पिटा दिया, उनको बाहर कर दिया जाएगा। सो 1-2 मैच से आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। और अगर उनके पास एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग कोच होगा जो उनके साथ लगकर काम करेगा तो उनमें इंप्रूवमेंट भी आएगा। और ये चीज जो पिछले कुछ टाइम से नेपाल में बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि बॉलिंग पर स्पिनर्स तो काफी कारगर है, स्पिनर्स काफी काम करते हैं, लेकिन पेसर्स की तरफ आप आते हो कुछ खास काम नहीं हो पाता है। देखो रिजान धाकल ने 8 मैच में 13 विकेट ली थी सुहेल तनवीर के साथ, उनका भी इकोनॉमी 8 का था और 3 विकेट लेकर 10 रन उनका बेस्ट था। तो ये अच्छे फिगर्स है, लेकिन ये फिगर नेपाल के लिए आ ही नहीं पाते क्योंकि नेपाल के लिए खेलने का ही मौका नहीं मिलता है। भाई उस पर्टिकुलर लीग में एक प्लेयर ने 10-10 मैचेस खेल लिए, 8-8 मैचेस खेल लिए, वहीं उन्होंने ऑन कॉन्ट्ररी साइड अपनी टीम के लिए आज तक 8-10 मैचेस नहीं खेले। तो भाई जाहिर सी बात है, एक तो नंबर ऑफ मैचेस नहीं मिलते, मतलब आप खुद देखो, एक तो नेपाल को नंबर ऑफ मैचेस नहीं मिलते, उनके पास नंबर ऑफ मैचेस होते ही नहीं, वो खेलते ही नहीं है, लंबा लंबा रेस्ट रहता है, 1-1 महीने का रेस्ट, 2-2 महीने का रेस्ट। और फिर उस रेस्ट में भी जो बड़ी मुश्किल से मैचेस आते हैं उसमें आप वही 2 प्लेयर 3 प्लेयर को रोटेट करते रहते हो और बाकी जो लिस्ट है वो खाली की खाली रहती है। वो कहीं नहीं खेलते उनको, मतलब ठीक है डोमेस्टिक वगैरह खेलते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँ कहीं नहीं खेलते, लेकिन उन पर ध्यान नहीं रहता है। उन पर खास करके जो कोच का ध्यान होना चाहिए कि भाई मैचेस नहीं भी हो रहे हैं तो वो एक कोच के अंडर में लगातार खेल रहा है, एक कोच उसको लगातार देख रहा है, एक कोच उस पर लगातार काम कर रहा है और एक कोच को लगा कि यार ये अच्छा गेंदबाज हो सकता है, इस पर मुझे इसकी इन कमियों पर काम करना, अगर इन कमियों पर काम कर लिया तो बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई हो तो नेपाल को सिर्फ एक तो बॉलिंग कोच नहीं चाहिए, बॉलिंग कोच तो ऑब्वियसली चाहिए, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑल्टरनेट बॉलर्स हैं, जो जो टेम्पररी बॉलर्स हैं, उनको थोड़ा परमानेंसी मिलेगी कि भाई परमानेंट वो खेलेंगे, उन पर परमानेंट काम किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ नेपाल को नंबर ऑफ मैचेस भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो कि नेपाल से जितने भी बॉलर्स हैं जिन्होंने एनपीएल में खेला, चाहे वो चितवन से खेल रहे हो, चाहे वो जनकपुर से खेल रहे हो, चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहे हो, भाई उन सब ने 7-7 8-8 9-9 मैचेस तो लगातार खेले। उनकी परफॉर्मेंस भी अलग अलग तरह से आई, किसी की अच्छी, किसी की बहुत अच्छी, किसी की डिप डाउन हुई। सो हमने देखा उस 7-8 मैचेस में परफॉर्म करते हुए, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि भाई एटलीस्ट एक टूर्नामेंट तो है जहां पर आप 7-8 मैचेस लगातार खेल रहे हो और थोड़ा रेगुलरली खेल रहे हो। सो ऐसे अगर टूर्नामेंट्स होंगे तो एटलीस्ट नंबर ऑफ मैचेस तो आपको रेगुलरली मिलेंगे, वरना एक मैच आज खेला, फिर 5 महीने की छुट्टी, फिर आपने कहीं डोमेस्टिक 2-4 मैचेस खेल लिए, फिर आपको ब्रेक मिल गया। सो नंबर ऑफ मैचेस भी नहीं है और कोचेस भी फिलहाल नहीं है। सो मेरे हिसाब से सिंगल लाइन में अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं और आपसे सवाल पूछता जाऊं तो वो सिर्फ एक होगा कि क्या वाकई आपको लगता है कि इस टाइम पर नेपाल में जो फास्ट बॉलिंग की स्किल्स है, मैं स्पिनर्स की तरफ नहीं आ रहा हूं बिकॉज वी नो स्पिनर्स बहुत सारे हैं, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है और वो काम भी करे, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी स्किल्स हमें दिखती है, क्या वाकई उनकी स्किल्स को इग्नोर किया जा रहा है? क्या वाकई एक तरफ 2 बॉलर हैं जो ओडीआई टी20 मिलाकर के लगभग 150-150 मैच खेल लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे बॉलर हैं जिन सबके मैचेस मिला दोगे तो शायद 50 मैच भी नहीं होगा? तो वाकई ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि नेपाल की फास्ट बॉलिंग ग्रो हो पाएगी? और अगर नहीं हो पाएगी तो कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? के आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लिस्ट एकदम लंबी सी है, आपके बॉलर्स जो हैं उनको मजबूरन ऑस्ट्रेलिया जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर वो जब जर्सी की बात आती है तब जाकर वो कहते हैं कि ठीक है चलो नेपाल से खेलने का मौका मिल रहा है तो मैं यहां रुक जाता हूं। ये सिचुएशन आ गई है। क्या वाकई नेपाल के पास फास्ट बॉलिंग कोच अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाहते, या उनका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि भैया ग्राउंड के ड्रेनेज पर काम करें, वैसे ही शायद एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये भी नहीं होगा कि हम फास्ट बॉलिंग पर काम करें। एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ये होगा कि भाई हम बैटर्स पर काम करते हैं ताकि वो छक्के चौके लगाते हैं तो बात होती है। और एक और चीज
कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इन बातों को निकालते नहीं है, मतलब इन बातों को करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार ये क्रिटिसिज्म वाली बात है, कौन सुनेगा मेरी वीडियो को, कौन देखेगा मेरी वीडियो को, सिर्फ तारीफ करते रहो। तो ये भी बात है ना, अगर आप अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को पहले ही आसमान पर चढ़ाकर रखोगे तो इन खामियों पर कभी काम ही नहीं होगा। दो प्लेयर्स हैं, उनके अलावा इतने सारे प्लेयर्स आपके पास हैं, इतने सारे प्लेयर हैं, पूल इतना अच्छा है प्लेयर्स का, और इतने स्किल सेट और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बट उन पर काम ही नहीं होता। मैंने नंबर्स बताए ना आपको, 2 3 4 8 5 10 ऐसे उन्होंने मैचेस खेले, और बहुत सारे, ऐसा नहीं आज डेब्यू हुआ है कि भैया 2 महीने पहले डेब्यू हुआ इसलिए 2 ही मैच खेले, 2 2 3 3 साल पहले डेब्यू हुआ है, फिर भी वो सिर्फ 4 5 8 10 मैच खेलकर बैठे। सो खैर, जाते जाते पर आप आपसे एक ही सवाल कि आपके हिसाब से कौन इसका जिम्मेदार है, और क्या एक बॉलिंग कोच आने के बाद ये वाली परेशानी सॉल्व हो सकती है? प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, और मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, सो प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।